स्वागत है बच्चों आपका फिर से एक बार। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ, जो कि भूगोल विषय के रूप में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कक्षा 9 के चैप्टर 1 में जो चैप्टर है हमारा भारत, उसकी स्थिति और विस्तार। हम इस वीडियो से पहले देख चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो उनकी स्थिति किधर है। तो चलते हैं आगे। हम लोग भारत का विश्व के साथ संबंध, विश्व में इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में तो आइए देखते हैं। भारत तथा विश्व। एशिया महादेश के दक्षिण के प्रायद्वीपों में भारत मध्य में हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। कहने का मतलब है कि एशिया महादेश के दक्षिण भाग में भारत स्थित है। इसके नीचे यानी कि हिंद महासागर है और हिंद महासागर के शीर्ष यानी जब कोई अगर हिंद महासागर नीचे है तो इसके ऊपर में भारत की स्थिति है। तो शीर्ष मतलब होता है ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर में भारत की स्थिति है। तो मध्य में हिंद महासागर और इसके नीचे भी एशिया का भाग आते हैं, जैसे इंडोनेशिया। उसके बाद हम लोग दूसरा हमारा पॉइंट है, पृथ्वी पर भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। जब पृथ्वी यानी ग्लोब की बात करते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध, हम लोग जानते हैं पृथ्वी का आकार जियोड आकार का है, परंतु हम लोग इसका शेप जानते हैं कि एक गोल आकार की तरह अगर हम लोग लेते हैं तो जिस तरह से हम लोग संतरे या फिर नींबू को आधा काटते हैं तो उसका आधे वाले भाग को हम लोग गोलार्ध यानी गोला के आधा, तो उसे हम गोलार्ध करते हैं। गोला के आधे भाग को हम लोग गोलार्ध करते हैं। तो उत्तरी भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि विषुवत रेखा पृथ्वी को यानी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपर वाले भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग दक्षिण गोलार्ध होती है। तो भारत की स्थिति ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध में है, जो कि भारत को एक 37 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से बांटते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर कि पृथ्वी पर भारत उत्तरी गोलार्ध में एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर हिमालय पर्वत है, यानी यहाँ से हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत की चौहद्दी के बारे में, बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चौहद्दी के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर हिमालय पर्वत है, यानी उत्तरी क्षेत्र में हमारा हिमालय पर्वत है। इसके पार चीन है, चौहद्दी में हमारा आया चीन है, और दक्षिण भाग में हिंद महासागर तथा श्रीलंका है। पश्चिम भाग में पाकिस्तान और अरब सागर है। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार तथा बंगाल की खाड़ी स्थित है। इस तरह से हमारा भारत की चौहद्दी हुई। अगला हमारा टॉपिक है भारत एक प्रायद्वीप पेनिनसुला है, यानी कि प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी है। भारत एक प्रायद्वीप है और इस प्रायद्वीप का अंतिम जो छोर है, सबसे किनारे मुख्य भूमि का, वो हमारा कन्याकुमारी है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के पास दो द्वीप समूह है। पहला है हमारा लक्षद्वीप और जो कि अरब सागर में स्थित है, और दूसरा हमारा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, जो कि हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग प्रायद्वीप। अब यहाँ पर हमारे पास दो शब्द का जिक्र आया, ठीक है। ये दो शब्द जैसे प्रायद्वीप है और दूसरा का हमारा दूसरा शब्द आया द्वीप, है ना। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है और द्वीप का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रायद्वीप होता क्या है? ऐसा भू आकृति, भूमि का ऐसा आकृति जो मुख्य भूमि से जुड़ी होती है, यानी कि मुख्य भूमि से लगाव होता है, उसका जुड़ाव होता है, और तीन तरफ से पानी से घिरी होती है। भूमि का ऐसा भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक तरफ से वो भूमि से जुड़ा हो और एक ओर से भूमि से घिरा हो, ठीक है। तो उस आकृति को हम लोग प्रायद्वीप कहेंगे। द्वीप भूमि का ऐसा टुकड़ा जो पूरी तरह से पानी से घिरा हो, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा भूमि का आकृति, भूमि का खंड जो पूरी तरह से चारों तरफ से पानी से घिरा हो, तो उस आकृति को हम लोग द्वीप कहेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में जैसे प्रायद्वीप में अगर हम बात करें तो अरब प्रायद्वीप आपको लास्ट में मैं वीडियो के अंत में दिखा रहा हूँ कि अरब प्रायद्वीप कहाँ है। तो प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप,
स्कैंडिनेवियन हो गया। उसके बाद में भारत उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत का जो दक्षिणी भाग है वो एक प्रायद्वीप है। आगे चलते हैं। द्वीप, द्वीप क्या हुआ, तो जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं क्षेत्र, जैसे लक्षद्वीप, हमारे भारत में लक्षद्वीप जो समूह है ना, वो छोटे 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 हैं। हम लोग कल वीडियो में देखे हैं। तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है जो कि द्वीप है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जापान जो देश है वो भी एक द्वीप है। इस तरह से हम लोग अभी तक जाने भारत के बारे में, द्वीप के बारे में और प्रायद्वीप के बारे में। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से हम लोग पूरा ये हमारा वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में हम लोग आज देखेंगे कि प्रायद्वीप तो 3 ओर से घिरा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग दक्षिण भारत यानी कि भारतीय प्रायद्वीप के बारे में बात करते हैं। तो भारत का एक आकृति है जो आपको दिख रहा होगा, दक्षिण भारत, जो कि एक तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है तथा दूसरी ओर आपका ये आकृति बंगाल की खाड़ी से घिरी हुई है। ये जो दक्षिणी भाग है वो 3 ओर से, यानी कि एक तरफ से हमारा हिंद महासागर से ये घिरा हुआ है। तो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी भाग भारत का घिरा हुआ है, जो कि एक प्रायद्वीप बनाता है। उसके बाद हम लोग बात किए अभी कि हमारा अरब प्रायद्वीप, तो अरब प्रायद्वीप भी हमारा एक प्रायद्वीप है। एक तरफ से देखिए लाल सागर से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से हमारा अरब सागर से घिरा हुआ है, और यहाँ पर एक तीसरी जो फारस की खाड़ी आपको दिख रहा होगा, फारस की खाड़ी से ये घिरा हुआ है। इस तरह से अरब प्रायद्वीप भी एक बड़ा प्रायद्वीप है। तो लक्षद्वीप के बाद देखिए एक द्वीप है जो कि हमारा लक्षद्वीप भारत में है ना, छोटे छोटे द्वीप हैं। और साथ ही हमारा पूर्व साइड में जब अंडमान निकोबार जब देखेंगे, हमारा अंडमान निकोबार जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, ये भी हमारा द्वीप है। इसके साथ हमने बात की थी जापान की, तो फिलीपींस, जापान हम लोग जानेंगे, ये सब द्वीप हैं। तो जापान हमारे आपको दिख रहा होगा, जो पिंक कलर का देश है वो जापान है, जो कि एक द्वीप है। तो आगे हम लोग देखते हैं भारत का आकार के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत का आकार कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल, यानी कि भारत के जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। पूरे संसार में जितनी जमीन है, जितना संसार में स्थल भाग है, उसका 2.4% हमारे भारत देश का जमीन है। भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर आपका जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का लंबाई, और इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर, यानी कि गुजरात पश्चिम से लेकर पूरब या पूरब से लेकर पश्चिम कह सकते हैं, आपको अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, ये आपका इसकी चौड़ाई है। साथ में हम लोग आगे आएंगे आकार की दृष्टि से। आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, यानी भारत जो है आकार की दृष्टि से ये 7वां बड़ा सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े देश जो है, इससे बड़े देशों की सूची अगर हम देखें तो सबसे पहला देश जो कि रूस है, दूसरा हमारा कनाडा है, और तीसरा अमेरिका है, चौथा चीन, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां नंबर पर हमारा देश भारत आता है। आगे हम लोग देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। संपूर्ण विश्व के लगभग यहाँ 17.5 यानी 17.5% आबादी यहाँ निवास करती है। तो यहाँ हम लोग बात किए चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश, यानी कि अभी हमारे पास डेटा भारत सरकार का जनगणना का नहीं आया है, और इसके अनुसार हम लोग दूसरा मानेंगे, लेकिन भारत ऐसे जनसंख्या में नंबर 1 आ चुका है, पर हमारे पास डेटा उसका उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग किताब में 2000 के 9th क्लास के 2000 के 25 जो फाइनल एग्जाम है उसमें आपका सवाल आया है। आगे चलेंगे। भारत की स्थिति, भारत का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कहने का मतलब है
हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारत में कि हमारा जो कह रहा है भारत का विस्तार जो है, ये जो भारत है इसका विस्तार कितना बड़ा है उसके बारे में। तो हम लोग अक्षांश और देशांतर के माध्यम से जब ग्लोब हम लोग पढ़े हैं तो ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? तो अक्षांश रेखाएं आपको पता होगा, छठे 7वें क्लास में आपने पढ़े होंगे कि पश्चिम से पूरब की ओर ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं के संख्या से और अच्छा संख्या होती है। देशांतर रेखाएं भी रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, और देशांतर रेखा जो होती है वो आपको देशांतर रेखाएं की संख्या जो होती है 360 होती है, अक्षांश रेखाओं के लगभग दुगनी होती है। आगे हम लोग चलते हैं। तो भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, ये है आपका भारत का मुख्य भूमि का सबसे अंतिम बिंदु कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट जहां से शुरू होती है। आप लोग जानते हैं जब हम लोग ग्लोब अगर हम लोग देखें तो ग्लोब को बीच से गुजरने वाली जो रेखा होती है वह विषुवत रेखा यानी इक्वेटर 0 डिग्री कहलाती है, और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर 1 2 3 4 आगे बढ़ेंगे है ना, तो आपको अलग अलग रेखाएं आती रहती है। कर्क रेखा नीचे में उसी प्रकार आएंगे, तो मकर रेखा, तो कर्क रेखा हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी होता है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं अभी। अब हम लोग बात करते हैं कि 0 डिग्री से, तो हम लोग भारत की जो स्थिति है वो विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं भारत की स्थिति है। जब यहाँ पर स्थिति है तो हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग आगे जानेंगे कि भारत को जो बीचों बीच से गुजरती है रेखा वह है कर्क रेखा। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ चलते हैं कि 0 डिग्री से ऊपर आएंगे हम लोग तो बढ़ेगा, और वहां से 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट यानी उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी अक्षांश से हमारा जो इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर में हमारा देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर जो होता है हम लोग जानते हैं, देशांतर आपका इस तरह से पूरब उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाता है। तो हम लोग इधर से बढ़ेंगे पूर्वी देशांतर की तरफ में, भारत की स्थिति है पूर्वी देशांतर में, और हम लोग जानेंगे 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 देशांतर तक भारत की जो देशांतरी विस्तार है। तो हमें याद रखने की बात है कि अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरी विस्तार भारत का है। अगर हम बात करें, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि है, अगर हम बात करें भारत की जो द्वीप समूह है वहां से, क्योंकि भारत का संपूर्ण भारत का जो विस्तार है वो हमारा अंडमान निकोबार तक है। तो संपूर्ण भारत के लिए हम लोग अगर लेकर चलेंगे तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार में जो हमारा स्थिति बनता है, जो अक्षांशीय विस्तार होती है वह है 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होती है, और ये संपूर्ण भारत का 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत अभी तक आपको नहीं आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं भारतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी बिंदु, यानी कि वह सीमा जो भारत क्षेत्र के सबसे अंतिम सीमा है, जिसके बाद हमारा देश की सीमा, देश की जमीन नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है हमारे देश का सबसे अंतिम बिंदु। तो भारतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल कहलाती है। ये जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल। ठीक है, ये आप देखेंगे जम्मू कश्मीर है, और ऊपर वाला एरिया जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया। ठीक है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर यहाँ है, लद्दाख हो गया। तो लद्दाख में हमारा है जो कि सबसे ऊपर में इंदिरा कॉल। इसको याद करने का तरीका है, देखिए इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर सबसे हम लोग जानेंगे। जम्मू कश्मीर ठंडा जगह है, और ठंडे जगह में क्या होता है, कुल लगता है। कुल माने ठंडा लगता है। अब ठंडा लगता है, जैसे आप लोग प्रचार देखते हैं नवरत्ना कुल ठंडा कुल। तो कुल मतलब कहने का मतलब है कि ये हमारा ठंडा है, जगह जो है ये ठंडा है। कहने का मतलब है कि कॉल है, कॉल। तो हम लोग याद करेंगे इंदिरा कॉल मतलब कुल से याद कर सकते हैं। तो इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरी बिंदु। आगे सबसे दक्षिण तक बिंदु हम लोग जानेंगे, ये उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल। ठीक है,
और सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि में हमारा ये है, और भारत की मुख्य भूमि में सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा कन्याकुमारी है। लेकिन दक्षिणतम बिंदु हम लोग पूरा संपूर्ण भारत का कहेंगे तो हमारा अंडमान निकोबार में जो समूह है, द्वीप समूह है, उसमें हमारा जो जगह है उसका नाम है पिगमेलियन द्वीप कह सकते हैं या इंदिरा पॉइंट कह सकते हैं। तो दोनों का बहुत सिंपल है याद करने का तरीका। एक इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में ठंडा है तो कॉल, और दूसरा ए पॉइंट। अगर हम लोग कुछ लिखते हैं तो लास्ट में पॉइंट देते हैं, तो भारत का लास्ट में अगर लास्ट वाला क्षेत्र है तो वहां पर पॉइंट दे दीजिए कि यहीं तक हमारा जमीन है। दोनों याद करने का तरीका आसान, यानी कि उत्तर में हम लोग कॉल और दक्षिण में हम लोग कुल पॉइंट। दक्षिण में हम लोग इंदिरा पॉइंट, ऊपर में इंदिरा कॉल, नीचे में इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर अंडमान निकोबार में। उसके बाद हम लोग चलेंगे पूर्वी बिंदु वालांगू यानी अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है एक क्षेत्र, और यहाँ पर सबसे पूर्व में जो इस बिंदु है, सबसे सीमा है जो है वालांगू। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। पश्चिमी बिंदु सर्करिक गुजरात में है, यानी कि पश्चिमी बिंदु यहाँ पर गुजरात राज्य है, और यहाँ पर सबसे अंतिम बिंदु जो है वो सर्करिक, ठीक है, गुजरात है, जिसको हम लोग भारत का ये अंतिम बिंदु कहते हैं। ठीक है, आगे फिर हम लोग इसी तरह से देखेंगे। चलिए, तो आगे हम लोग जानते हैं भारत के स्थल सीमा रेखा जो कि भारतीय क्षेत्र के जो स्थलीय भाग हैं उसके बारे में चर्चा है। तो भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर स्थल वाला भाग, जो जमीन वाला भाग है, और समुद्री सीमा यानी कि जो इसमें जिसके किनारे समुद्र है, तो समुद्री भाग जो है सीमा जो है लगभग 7516 किलोमीटर है। यानी कि भारत का ऊपर वाला जो भाग है, जो उत्तरी वाला भाग है, वह स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है, स्थल भाग है, और नीचे जो है वो हमारे जलीय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। तो ऊपर वाला स्थल वाला भाग क्या है, जो कि 15,200 किलोमीटर, और जो समुद्री सीमा से लगभग जो भाग है वह है 7516 किलोमीटर है। सबसे बड़ा समुद्री तट वाला राज्य जो है गुजरात है, यानी कि समुद्र तट वाला, समुद्र के किनारे वाला जिसका जमीन है वो सबसे ज्यादा है गुजरात राज्य का। ठीक है, और भारत दक्षिण में श्रीलंका से, जब हम लोग दक्षिण में आएंगे तो भारत जो श्रीलंका से अलग होती है वह जिस जल संधि से, यानी कि जल वाले जिस भाग से अलग होती है, उस जल वाले भाग का नाम है जल संधि से अलग होती है, वह मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। और एक पाक जल संधि, यानी जिस जल संधि से अलग होती है उसका नाम पाक जल डमरू कह सकते हैं, पाक जल संधि कह सकते हैं, या फिर मन्नार की खाड़ी जो है उससे अलग होती है। तो दो जगह से अलग, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से अलग होती है। आगे बात करते हैं भारत को चीन से अलग करने वाली रेखा। भारत और चीन जो अलग अलग देश हैं, लेकिन इनका जो बाउंड्री और सीमा है वह मैकमोहन रेखा कहलाती है। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन को अलग करती है, तो हम लोग जानेंगे मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा है, बार बार एग्जाम में आता है। फिर भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा क्या है, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। कर्क रेखा 37 डिग्री जो है भारत को दो भागों में बांटती है, और यह 8 राज्यों से गुजरती है। जो कर्क रेखा है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री नॉर्थ, वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए हमने एक ट्रिक अपनाया है, तरीका है, जो कि भारत को पश्चिमी क्षेत्र लेके पूर्वी क्षेत्र तक आपको सीधा लाइन से बताती है। तो वह है हमारा ट्रिक है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गरम, ग से आपका गुजरात हो जाएगा, र से राजस्थान, छ से छत्तीसगढ़, म से आपका मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, पी से हो जाएगा यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, और फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, यानी कि ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, त्रिपति यानी कि त्रिपुरा, और मिलेगी मतलब मिजोरम, है ना। इन सभी लेटरों से हमारा अलग अलग राज्यों का नाम लिखा हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किसी स्थान की दूरी ज्ञात की जाती है। जो अक्षांश रेखा होती है और देशांतर रेखा होती है, उससे किसी स्थान की दूरी का पता चलता है, दूरी को निर्धारण करते हैं। जैसे हमारा है एक
अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक अक्षांश से अगर दूसरे अक्षांश जाते हैं तो उस दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वह होती है 111 किलोमीटर। ये हमारा यहाँ पर अक्षांश रेखा इक्वेटर दिखाया गया, ये अक्षांश है कर्क रेखा। लेकिन कर्क रेखा बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसके पास पास जो अक्षांश है ना, मान लीजिए ये जो अक्षांश दिख रहा है, इन दोनों के बीच, इस दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर, ठीक है। ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। और वहीं पर यहाँ पर देशांतर दिखाया गया है, तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसी प्रकार दो देशांतरों के बीच की दूरी, यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की ओर तक जब हम जाते हैं तो उन दोनों के बीच की दूरी हो जाती है हमारा 111 पॉइंट, मान ये दो है अक्षांश, तो इसकी दूरी हो जाएगा 111.3 किलोमीटर, यहाँ की दूरी हो जाती है। तो अभी हम लोग चल रहे थे, तो अब जानेंगे कि एक देशांतर पार करने में, जैसे एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। जब पृथ्वी तो घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो एक जगह से दूसरा जगह जब उतनी दूरी तय कर रही है तो एक देशांतर से दूसरा देशांतर तक पहुंचने में पृथ्वी को समय लग जाता है 4 मिनट का। यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में पृथ्वी का समय 4 मिनट लग जाता है। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो इस तरह से एक देशांतर से दूसरे देशांतर में 4 मिनट लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट, तो हम लोग 15 देशांतर पार करते हैं, तो 15 गुने 4, 15 चौके 60, यानी कि 60 मिनट का समय लगता है। यानी कि 1 घंटा, मिनट जो है 60 मिनट, यानी हम लोग इक्वल टू कर सकते हैं 1 आवर। 1 घंटा में 15 देशांतर पृथ्वी पार करती है। यानी कि एक देशांतर में 4, तो उस तरह से 15 चौके 60, यानी 15 देशांतर पार करने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है। इस तरह से पृथ्वी पर अलग अलग जगहों की दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं। तो फिर हम लोग आगे वाले क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ते रहिए ध्यानपूर्वक। थैंक यू।